Hello students, welcome to the online platform of Agro classes. As we were studying cell, पिछले क्लास में हमने सेल का इंट्रोडक्शन जाना था, सेल की डिस्कवरी की हिस्ट्री जानी थी और ये भी समझा था कि किस तरह से माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ है और सेल का भी सेल की स्टडी में हमें फ़ायदा मिला है. आफ्टर ऑल दिस कैन बी सीन विद द नेकेड आई. 1 से 100 माइक्रोमीटर उसका साइज़ होता है. हमने पिछले सेल क्लास में डिस्कस किया था इसको. तो ऑब्वियसली हमें एक एडवांस्ड माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. इवन आई हैव टोल्ड यू दैट कि अगर आपको टाइम मिले, खैर टाइम ही टाइम है, इसमें टाइम की क्या शिकायत इस लॉकडाउन के पीरियड में. अगर तो आप सेल जो माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पता कीजिए, उसे लिखिए और उसका जो फंक्शनिंग है, कैसे काम करता है, इसके बारे में जानिए. हो सकता है मैं आपसे कभी पूछ लूँ कि ये कैसे वर्क करता है. सो यू कांट स्किप योर वर्क से. पिछले क्लास में हमने बात सेल थ्योरी के बारे में बात की थी. दो साइंटिस्ट या कहें कि 3 साइंटिस्ट का भी हमने नाम लिया था. पहले तो श्लेडिन और श्वान थे, एक बोटनिस्ट और एक जूलॉजिस्ट, और तीसरे रुडोल्फ वर्शर थे जिन्होंने तीसरा स्टेटमेंट ऐड किया था, दैट इज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. ठीक है. व्हाइल डिस्कसिंग दिस थिंग we had tried to understand the vastness of these statements. कि जितनी सिंपल ये स्टेटमेंट्स लगते हैं उतने सिंपल है नहीं. तीसरा स्टेटमेंट जो था हमारा, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. बहुत आसान सी बात है. लेकिन मैं आपको ये कहूँ, सेल तो ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि एवरी ह्यूमन अराइज, आपको ये कहा एक सेल, मैंने क्या कहा था कि उससे सेल का डिवीजन का कॉन्सेप्ट आता है. एक सेल है, उससे 2 हो गए. ठीक. मान लीजिए एक बच्चा है यहाँ पे राम नाम का. ठीक है. क्या ये मुमकिन है कि राम टूट गया, 2 राम हो गया? या फिर ये कहें कि आपके घर में जो चिकन है, एक चिकन टूट गया, 2 चिकन बन गया? ऐसा मुमकिन नहीं है. ठीक है. लेकिन सेल के साथ ऐसा मुमकिन है कि एक सेल टूटता है और 2 डिफरेंट पार्ट्स, 2 इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड हो जाता है और नए सेल्स बन जाते हैं. बट राम और चिकन के साथ ये मुमकिन नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज रियली इंटरेस्टिंग कि एक ऐसी चीज़ है जो टूट रही है और एग्जैक्ट अपनी तरह की चीज़ बना रही है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें बना रही है. और जब पहला स्टेटमेंट था उसमें हमने समझा था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. जितनी वास्टनेस हो, जितनी वैरायटी हो ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट के ऑर्गेनिजम्स हैं, बट स्टिल एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल. एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल. तो सेल की स्टडी के लिए एक हमें टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी. ठीक है. साइटोलॉजी, द स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड साइटोलॉजी. साइटोलॉजी एक ब्रॉड फील्ड है जिसमें सेल कैसे काम करता है और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेल कैसे टूटता है, नया सेल बनता है, इसकी हम स्टडी करते हैं. ठीक है. सेल बायोलॉजी भी एक टर्म है. तो इस लेवल पे आपको मैं बाद में बताऊंगा सेल बायोलॉजी और सेल साइटोलॉजी का डिफरेंस. पहले हम लोग सेल के बारे में एक बेसिक मतलब बातों को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. तो सेल के बारे में आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो 2 चीज़ें पहले आपके सामने आएंगी कि सेल का साइज क्या हो सकता है या फिर सेल का शेप कैसा हो सकता है. ठीक है. साइज तो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, ये आपको पता है, बट द साइज डिफर्स. हर सेल का साइज सेम होगा ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है. तो मैं आपके लिए एक होमवर्क ये है कि आप पता करें कि क्या सारे सेल्स का साइज सेम होता है या फिर अगर डिफरेंस आता है, जैसे मैंने बोला, तो कितना डिफरेंस आता है. सबसे बड़ा सेल क्या हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, आपकी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल क्या हो सकता है, आप सबसे छोटा सेल लिविंग सेल कौन सा हो सकता है. तो इन सब के बारे में आप इस बारे में कुछ जानें. मैं ये आपका होमवर्क का पार्ट है कि आप सेल के साइज की वैरायटी को समझने के लिए एक कॉपी में डिफरेंट सेल्स और उसके साइजेस को लिखें. ठीक है. और आप ग्रुप में इसको अपनी फोटो पोस्ट करें. दूसरा है सेल का शेप. ठीक है. शेप भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं ऑब्वियसली. और शेप जो डिपेंड करता है कि किस तरह का फंक्शन एक सेल कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है. सेल का द शेप ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन इट इज डूइंग. सेल का शेप और साइज में फर्क है.
साइज को मैं थोड़ा समझा दूं, साइज को मेजर करने के लिए हम यूजुअली एक सेल के डायमीटर की बात करते हैं कि उसका डायमीटर कितना है, उसी से उसका सेल की साइज को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। लेंथ को नहीं, लेंथ को नहीं, किसके जरिए हम डिटरमाइन करते हैं, डायमीटर के जरिए। सेल के शेप की बात है, अलग अलग किस्म के आपको शेप के सेल मिलेंगे। आप अपनी किताब अगर खोल के भी देखें या आप सप्लीमेंट्री किताबों की मदद लें तो पता ये चलेगा कि यू विल सी द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। आप इसके लिए भी आप थोड़ा काम कर सकते हैं कि किस किस डिफरेंट तरह के, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप कॉपी में आपका होमवर्क है 4 डिफरेंट तरह के आप सेल शेप को ड्रॉ करें, 4 डिफरेंट तरह के सेल शेप को ड्रॉ करें और एक चार्ट बनाएं जिसमें डिफरेंट साइजेस के सेल हों और इसकी फोटो लेकर आप अपने ग्रुप में सबमिट करें, ठीक है। सेल शेप के बारे में बात कर रहा था, मैंने ये बोला कि द शेप ऑफ ए पार्टिकुलर सेल डिपेंड्स ऑन द फंक्शन इट इज डूइंग। काम क्या कर रहा है एक सेल उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अलग अलग काम, जैसे कि आप बाद में मैं कुछ जनरल बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए। जैसे कि आरबीसी आपने नाम सुना होगा, रेड ब्लड सेल, जो कि ब्लड का पार्ट होता है। यूजुअली ये क्या होता है, बाइकॉन्केव शेप का होता है, बाइकॉन्केव शेप का होता है। इससे क्या होता है, बाइकॉन्केव शेप होने से आरबीसी का जो सरफेस एरिया वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। आरबीसी का काम क्या है, हमने पहले पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में कि आरबीसी कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है। तो आरबीसी जब बाइकॉन्केव हो जाता है तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। तो फंक्शन क्या है, कैरिंग ऑफ ऑक्सीजन, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस द शेप इज चेंजिंग टू अ बाइकॉन्केव शेप, ठीक है। अगली बात, अगले एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे कि वाइट ब्लड सेल है, यूजुअली बहुत छोटे साइज के होते हैं। क्यों? वाइट ब्लड सेल्स आपके इम्यून सिस्टम में काम आते हैं। मान लीजिए आपका कहीं हाथ कट गया, चोट लग गई, तो वहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा जाते हैं और उनको कैपिलरीज से क्रॉस करना पड़ता है। कैपिलरी आप जानते हैं, सिंगल सेल वॉल जिससे ब्लड पास करता है, तो कैपिलरीज से डिफ्यूज होकर उनको बाहर निकलना पड़ता है इंजरी साइट पे। किसको? WBC को। और चूंकि कैपिलरी का साइज ऑलरेडी बहुत छोटा होता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके WBC का जो WBC है उसका साइज छोटा हो ताकि वो बाहर निकल सके, इंजरी साइट पर पहुंच सके, ठीक है। तो हम कैसे एग्जाम्पल किनका देख रहे हैं कि हाउ द फंक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर सेल इज अफेक्टिंग इट्स शेप, लाइक आरबीसी बाइकॉन्केव हो जा रहा है जस्ट बिकॉज इट हैज टू कैरी लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन, एंड दूसरी बात WBC साइज छोटा हो जा रहा है क्योंकि उसे डिफ्यूज होकर इंजरी साइट पे पहुंचना है कैपिलरी वॉल से। एक आपने नर्व सेल का देखा होगा, लंबा सा होता है नर्व सेल, ठीक है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कम्युनिकेशन का काम करता है, मैसेज कैरी करता है एक एंड से दूसरे एंड तक। तो इट्स मच लाइक ए वायर, सो इट हैज टू बी लॉन्ग इन शेप, ठीक है। तो these were some examples in which we saw that just because of the function the shape of the cells are changing, ठीक है। मैंने बोला होमवर्क 2 आपका पार्ट है कि सेल साइज आपको चार्ट बनाना है और सेल का शेप जो चार्ट डिफरेंट है उसको ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको अपने ग्रुप में सबमिट करना है, ठीक है। अब जब सेल शेप की बात करें तो मैं आपको आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, ठीक है। क्लास 8 में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर भी है जिसमें आपको डिफरेंट तरह के बैक्टीरियाज के बारे में बताया जाएगा, बल्कि डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया जाएगा। उसमें से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया भी है। हम बैक्टीरिया की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैक्टीरिया की सेल में भी बहुत वेराइटीज देखने को मिलती है जब आप पढ़िएगा आगे, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि बस जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेल, ठीक है। यूजुअली आपको 4 डिफरेंट तरह के शेप के बैक्टीरिया मिलेंगे, कॉकस, बैसिलस, स्पाइरिलम और विब्रिलम। और ये जो चारों का हमने जो क्लासिफिकेशन किया है मोस्ट इंटरेस्टिंगली इसके शेप के बेसिस पे किया है, ठीक है। इसलिए मैं वहां आपको चारों बता रहा हूँ। सेल शेप चेंज होता है, हमने कुछ पहले एग्जांपल देखे। अभी हम किसका देख रहे हैं? बैक्टीरिया, दैट इज अ माइक्रोऑर्गेनिज्म, एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बैक्टीरिया इन डिटेल इन माइक्रोऑर्गेनिज्म चैप्टर, दैट इज द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 8, ठीक है। बट हियर वी आर जस्ट ट्राइंग टू हैव अ रफ आइडिया about
हाउ द शेप चेंजेस ऑफ अ बैक्टीरिया। ठीक है, तो 4 यूजुअल शेप में हमको मिलते हैं, कॉकस, बेसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। कॉकस का मतलब है कि आपका बैक्टीरिया स्फेरिकल होगा। बेसिलस का मतलब क्या है? बेसिलस का मतलब ये है कि आपका बैक्टीरिया रॉड शेप्ड होगा। स्पाइरलम बैक्टीरिया स्पाइरल शेप्ड होगा। विब्रियो कॉमा शेप्ड होगा। ठीक है, सो राइट नाउ वी आर जस्ट appreciating the vastness of the variety vastness of the shape of a cell। ठीक है, 4 ये किसके? बैक्टीरिया के। ये बात आपको याद रखनी है कि ये बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप हैं, कॉकस, बेसिलस, स्पाइरलम और विब्रियो। मैंने कहा ये कहा कि आपको सेल शेप ड्रॉ करना है, 4 किस्म डिफरेंट तरीके का सेल शेप, और एक चार्ट बनाना है सेल साइज का कि कैसे कैसे साइज में भी डिफर करता है। आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, साइटोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब सेल के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे हम। तो सेल के स्ट्रक्चर्स की स्टडी से पहले मुझे लगता है कि 1-2 वर्ड्स आप फेमिलियर होंगे, वरना मैं आपको बता देता हूँ। एक वर्ड आता है सेल ऑर्गेनल, मतलब सेल का। पिछले क्लास में जब मैंने ये कहा था कि सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन उसके अंदर एक्स वाई जेड चीज़ें होती हैं, बस वी आर सपोजिंग अ नेम एक्स वाई जेड ना होती हैं कुछ भी जो एक सेल को बनाती हैं। अगर हम ये चाहें कि हम एक्स का एग्रीगेट करें, बहुत सारे एक्स को जमा करें और सोचें कि एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। एक्स का ग्रुप बना लें और सोचें नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। या फिर वाई, कुछ भी हो सकता है, वाई का ग्रुप बना लें और सोचें एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बट हम अगर ऐसा करें कि एक सेल का ग्रुप लें, बहुत सारे सेल का, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बेसिक और स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और एक्स वाई और जेड इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकता। आप किसी मीडियम में रख दीजिए, कहिए कि एक्स काम करो, वो काम नहीं कर सकता हमारी ह्यूमन बॉडी में, लेकिन हमारा सेल इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है। इसको इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेसिक और स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, हम क्लियर हो गए यहाँ तक? मैं एक्स एक्स वाई वाई क्यों बता रहा हूँ कि सेल के अंदर कुछ आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, एक्स वाई जेड, हमने रैंडम नाम रखा है इसका, इसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, सेल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहेंगे? सेल ऑर्गेनेल कहेंगे। ठीक है, जो एक सेल ऑर्गेनेल एक्चुअली क्या है? एक पार्टिकुलर एरिया है जो यूजुअली एक मेम्ब्रेन से, लेयर से घिरा रहता है, वहाँ पे एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? यूजुअली मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। जब सेल ऑर्गेनेल के हम बारे में बात करेंगे तो हम ध्यान ये रखेंगे कि मोस्टली सेल ऑर्गेनेल किससे घिरे रहते हैं? मेम्ब्रेन से, लेयर से घिरे रहते हैं। और कुछ लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होते। ठीक, इससे ज़्यादा मैं अभी आपको कुछ नहीं बताने वाला हूँ, बस ये दिमाग में रखिएगा कि एक्स वाई जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? सेल ऑर्गेनेल कह रहे हैं। हो सकता है यूजुअली ऐसा होता है कि दे आर सराउंडेड बाई ए मेम्ब्रेन, बट कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ना हो। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ हम आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, हम सेल की स्टडी जो करने वाले हैं, हमारा बेसिस किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, हमको ये समझना है। ठीक है, तो सेल है हमारा, समझने की कोशिश करते हैं। हम 2 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, सेल, हर एक सेल की एक कवरिंग होती है, कवर होता है, उसको बाउंड्री लिमिट करता है उसको। ठीक है,
तो ये कवर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कई बार 3 भी हो सकता है, ठीक है। कितने होते हैं हम इस बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ने के लिए बस चीज़ों को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सेल का एक वो पार्ट होगा जो सेल को कवर किया रहेगा, उसकी बाउंड्रीज को बनाएगा, उसको हम लोग मेम्ब्रेन्स कह सकते हैं या लेयर्स कह सकते हैं। लेयर्स मेक अप द बाउंड्री ऑफ द सेल, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, अब उन लेयर्स के अंदर जो भी सारी चीजें हैं, लेयर के अंदर जो भी सारी चीजें हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। सो कीप इन माइंड कि सेल की स्टडी हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं कि सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सेल की कुछ बाउंड्रीज होती हैं जो उसको लिमिट करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लेयर्स और मेम्ब्रेन्स हैं। और इन बाउंड्रीज के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये कई हो सकती हैं, इसके बारे में ज़रा बात करते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। सेल के अंदर एक सेंट्रल ऑर्गेनेल होता है, सेल के अंदर एक सेंट्रल ऑर्गेनेल होता है जो सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। क्या बोला मैंने, जब लाइक वी आर स्टडीइंग अबाउट प्रोटोप्लाज्म, देयर इज अ पार्टिकुलर ऑर्गेनेल मतलब सेल के अंदर का कोई पार्ट, पहले बताया मैंने अभी। सेल के अंदर ऑर्गेनेल होता है जो क्या करता है, सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और डायरेक्ट करता है, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ये सेंट्रली लोकेटेड होता है और ये यूजुअली ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। 2 पार्ट हमने किया, मेम्ब्रेन या लेयर जो उसके आउटर कवरिंग होगी, और उसके अंदर जो भी होगा वी आर कॉलिंग इट प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को का पहला हिस्सा जब हम देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रोटोप्लाज्म एक सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर होता है जो यूजुअली सबसे बड़ा ऑर्गेनेल होता है किसी भी सेल का, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि सेंट्रली लोकेटेड ही क्यों होता है। बहुत ही इसका एक छोटा सा लॉजिकल जवाब ये है कि जब बीच में रहता है तो उसको चीज़ों को कंट्रोल करना आसान होता है, इसलिए वर्क के साथ क्या हुआ है कि दिस इज सेंट्रली लोकेटेड, बस। और ये बात ठीक। दूसरा पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। जब हम सेल के अंदर देखेंगे जो हमें प्रोटोप्लाज्म दिखेगा तो उसमें एक हिस्सा न्यूक्लियस है जो सेंट्रली लोकेटेड है और एक हिस्सा साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में 2 तरह की बातें होंगी, 2 तरह की बातें होंगी। एक, चलिए पहले इसको आप नोट कीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। साइटोप्लाज्म नोट कीजिए। ठीक है, मेम्ब्रेन लेयर्स होंगे डिफरेंट, बीच अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, फिर न्यूक्लियस है जो सेंट्रली लोकेटेड है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम फर्दर 2 पार्ट में देखेंगे। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर और मेम्ब्रेन्स के अंदर जितनी सारी चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अच्छा, कई बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं आप कि साइटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, इसलिए मैं इस पे बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, मेम्ब्रेन के अंदर जो भी है वो है क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। लेकिन उसके अंदर में एक न्यूक्लियर पार्ट है जो सेंट्रली लोकेटेड है, उसके बाहर जो भी है साइटोप्लाज्म है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर। अब यहाँ पे आपने जो मैंने पिछले क्लास में ड्रॉ करने बोला है आपको, वो काम आएगा कि आप उसको देखिए, एक न्यूक्लियस का पार्ट है और एक मेम्ब्रेन आपने जो बाहर बनाया है, ठीक है। उसके अंदर जितनी सारी चीजें वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो उस साइटोप्लाज्म को आप देखिएगा तो पता चलेगा कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। आपने लेबलिंग भी की थी, मैंने बोला है, आपने होमवर्क सबमिट भी किया है, हर किसी ने नहीं किया है, जिसने भी किया है
आप देखेंगे कि वहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जिसको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल। क्या कहते हैं उसको हम? सेल ऑर्गेनेल। वही सेल ऑर्गेनेल जिसके बारे में हमने इससे पहले बात की। दूसरा पार्ट, ये सेल ऑर्गेनेल एक लिक्विड एक्वस पार्ट होता है, उसमें तैर रहा होता है। ठीक है, इस ऑर्गेनेल है क्या? अगर सेल के अंदर बात करें तो कुछ एक्वस सॉल्यूशन टाइप से होता है। ठीक है, जिसमें प्रोटीन्स और बाकी सेल ऑर्गेनेल्स तैर रहे होते हैं। उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, सेल, मेम्ब्रेन्स, लेयर्स, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का दो हिस्सा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है, लार्जेस्ट होता है। और साइटोप्लाज्म जो भी प्रोटोप्लाज्म के जो भी लेयर्स के अंदर न्यूक्लियस के बाहर है, साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं तो हमें मिलते हैं सेल ऑर्गेनेल और साइटोसोल। सेल ऑर्गेनेल और साइटोसोल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे मेम्ब्रेन से या लेयर्स से। मेम्ब्रेन या लेयर्स से। मेम्ब्रेन जो होते हैं यूजुअली दो मेम्ब्रेन्स आपको दिखेंगे। ठीक है, एक यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होता है जो हर तरह के सेल में पाया जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। एक और लेयर होता है इसके बाहर, किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, आप नोट कीजिए इसको। हमारा अगला टॉपिक, इससे पहले कि हम सेल की फर्दर स्टडी करें, इससे पहले हमारा टॉपिक ये होगा कि क्या सारे सेल अर्थ पे एक तरह के होते हैं? इसका सिंपल स्ट्रेट जवाब है नो। एवरी सेल ऑन अर्थ इज नॉट सेम। तो फिर कैसे होते हैं? जब हम उनकी बारीकी स्टडी करेंगे तो पता ही चलेगा कि कुछ सेल ऐसे हैं जो प्रिमिटिव नेचर के हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है सेल, उसमें ज़्यादा ऑर्गेनेल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और कुछ सेल ऐसे हैं जिसमें लेयर्स वेल डेवलप्ड हैं और सेल ऑर्गेनेल्स भी इनफ अमाउंट में होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक सेल पहले आया है और एक सेल बाद में आया है। पहले का मतलब जब 3.8 बिलियन ईयर्स पहले लगभग लाइफ फॉर्म बनना शुरू हुआ, तो जो पहला सेल आया वो क्या था? प्रिमिटिव सेल था। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये रही कि वो सेल आया, उससे एडवांस सेल का भी डेवलपमेंट हुआ है, जैसे हमारा सेल, आपका सेल, प्लांट्स का सेल यूजुअली। ठीक है, लेकिन वो जो आपका पहले का सैंपल था वो ख़त्म नहीं हो गया, वो अब भी हमें दिखता है उसका एग्जाम्पल, और उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं क्या सारे सेल सेम होते हैं? द स्ट्रेट आंसर इज नो। तो फिर क्या फ़र्क होता है? दो ब्रॉड कैटेगरीज होती है सेल की। एक ऐसे सेल जो प्रिमिटिव नेचर के होते हैं, ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती उसमें, और एक ऐसे सेल जो एडवांस्ड होते हैं, जिनमें अच्छा खासा डेवलपमेंट हो जाता है, आपको सेल ऑर्गेनेल मिलते हैं उसमें। ठीक है, तो पहले वाले सेल जो पहले अर्थ पर आए उनको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और बाद में जो सेल आए उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं उसके डिफरेंस को समझने के लिए मैं चाहूंगा कि आप ये जो वर्ड है ना, आप इन वर्ड्स को समझें। एक वर्ड है प्रोकैरियोन, ठीक है। इन वर्ड्स के क्या मतलब हैं, क्या इम्प्लाई करते हैं ये, और इन वर्ड्स के मतलब से हम क्या डिफरेंसेस समझ सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।